तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है अपना, यूजीसी नेट की तैयारी करो या सेट की तैयारी करो। आज का स्पेशल टॉपिक है राष्ट्रीय पुस्तकालय। इस वीडियो से पहले अपन ने पढ़ लिए थे कि एक तो सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय और यहाँ पर अपन ने जो देख लिए थे शैक्षणिक पुस्तकालय। 3 प्रकार के पुस्तकालय देख लिए थे। अब अपना जो चौथा प्रकार आता है ये राष्ट्रीय पुस्तकालय। कौन सा आता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय। सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे क्योंकि लगातार आपके लिए क्लासेस दी जा रही है यूट्यूब में, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से यार जरूर बता दिया करो कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। देखो, अपन बात करेंगे राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरी की अपन चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? नेशनल लाइब्रेरी की अपन चर्चा करेंगे। देखो, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है तो इसके बारे में अपन को जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसका अपन सामान्य परिचय देखेंगे और संवैधानिक स्थिति देखेंगे। पहले तो यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय किस मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो इसका जो मंत्रालय ये इंपोर्टेंट है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है ये राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, ये इंपोर्टेंट है और डायरेक्ट एग्जाम में छपता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो मंत्रालय कौन सा है? संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत कार्य करता है। कौन सा पुस्तकालय? राष्ट्रीय पुस्तकालय। और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं 100%, कोई सा भी एग्जाम हो। देखो, संवैधानिक दर्जा की बात करें, संवैधानिक दर्जा की बात करें तो यूं मान के चलो कि भारत का जो संविधान है ना, जो भारत का संविधान, उसकी कौन सी अनुसूची? 7वीं सूची, ठीक है। कि जो संघ सूची है ना, यूनियन लिस्ट की जो प्रविष्टि 62 के तहत इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान स्थापित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कौन सी अनुसूची, आप बता देना 7वीं अनुसूची। कौन सी प्रविष्टि? अनुच्छेद 62 अनुच्छेद। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 72 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान स्थापित किया गया। संवैधानिक दर्जा ये हो जाता है अपना। विशेषता की बात करें अपन, देखो यह देश का कौन सा है? केंद्रीय पुस्तकालय, सेंट्रल लाइब्रेरी है, ठीक है। केंद्र सरकार के अनुदान द्वारा प्रायोजित है। भारत सरकार की 4 कॉपीराइट डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में से एक है। देखो, भारत सरकार की, भारत की जो 4 जो कॉपीराइट डिपॉजिटरी लाइब्रेरी ना, उनमें से एक है, ठीक है। 3 अलग है और एक ये अपने आप में ये डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में से एक, ये ध्यान रख लेना। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के अंतर्गत आता है या नहीं आता, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? यस, आता है, ठीक है। तो ध्यान रह जाएगा आपको ये। चलते हैं अगले वीडियो की ओर, अगले पीपीटी पर। वर्तमान भवन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार, ये जो चीजें हैं ये अपडेट जानकारी, यानी 2026 तक जितना भी अपडेट है वो सब मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूं। ये कोलकाता के बेलवेडियर एस्टेट में स्थित है। बासा भवन इस परिसर की एक नई और प्रमुख इमारत है जहां वर्तमान में मुख्य पठन कक्ष और संग्रह स्थित है। अब देखो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि कोलकाता में स्थित है, ये बात पक्की है, ठीक है। वहां पर एक भवन है, उसका नाम है बेलवेडियर एस्टेट, ठीक है। बेलवेडियर स्टेट में स्थित है। इसके अंतर्गत यहाँ पर एक बासा भवन है, ठीक है, उसका नाम क्या है? बासा भवन के परिसर की एक नई इमारत जहां वर्तमान मुख्य पठन कक्ष और संग्रह स्थित है, ठीक है। तो पूछे तो आपको बता देना है बासा भवन, ठीक है। अब बासा भवन नहीं है तो बेलवेडियर आपको बताना है, ठीक है। बेलवेडियर स्टेट नहीं आता है तो बासा भवन आपको बता देना है। ऐतिहासिक विकास देखेंगे अपन, 3 चरण में इनका विकास हुआ था। कितने चरण में? 3 चरण में।
ठीक है, इसका पुस्तकालय। सेकंड नंबर पर देखेंगे ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास में यहां पर जो 3 चरण बताए, तो पहला चरण अपन देखते हैं। पहला चरण इसकी स्थापना है। तो पहले नाम क्या था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, है ना। 1836 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ये याद रख लेना। और 1902 तक इसका क्या नाम था? 1902 तक इसका नाम था कलकत्ता लाइब्रेरी था। ठीक है, फिर इसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी हो गया, फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गया। ठीक है, तो स्थापना 1836 में हो जाती है। 21 मार्च 1836 का जिक्र करते हैं। 21 मार्च 1836 ये किसके लिए खोला? जनता के लिए। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जनता के लिए कब खोला, तो आप बता देना कि 21 मार्च 1836। ठीक है, संस्थापक जो सहयोगी थे, J.H. स्टॉकलेक्चर, ये थे क्या? इसके सहयोगी यहां पर संस्थापक थे। किसके? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के। अब इसका कोई एक नियम था। वो नियम क्या था राष्ट्रीय पुस्तकालय का, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का? कि आप 300 रुपए के निवेश पर कोई भी इसका क्या बन सकता है? प्रॉपर राइटर यानी मालिक बन सकता है। आपसे पूछेगा कि कलकत्ता लाइब्रेरी का प्रोपराइटर या मालिक बनने के लिए कितनी राशि निवेश करनी पड़ती है, तो आप बता देना कि 300 रुपए निवेश करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो द्वारका नाथ टैगोर थे, वो इसके प्रथम प्रोपराइटर थे या मालिक थे, जिन्होंने 300 रुपए निवेश करके इसके क्या बने थे? मालिक बने थे। प्रथम लाइब्रेरियन की अगर चर्चा करें, तो प्रथम लाइब्रेरियन डब्ल्यू एच सिंडन्स इनके क्या है? लाइब्रेरियन। ठीक है, अधिकांश किताबों में ये चीज देखने को मिलेगी, कुछ जगह ये जानकारी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो प्रथम लाइब्रेरियन डब्ल्यू एच सिंडन्स इसके क्या है? प्रथम लाइब्रेरियन किसके? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के। ये आप ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। सहायक लाइब्रेरियन की बात करें, सहायक लाइब्रेरियन, ठीक है, तो पहले तो स्टूडेंट ये देखते हैं कि प्यारे चंद इसके लाइब्रेरियन है। ठीक है, तो प्यारे चंद प्रथम सहायक के असिस्टेंट थे, प्यारे चंद मित्रा। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन अगर आपसे पूछे कलकत्ता लाइब्रेरी के, तो प्यारे चंद मिश्रा बता देना। इन्हें बांग्ला उपाध्याय उपन्यास विद्या का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। 1841 की बात करें, फोर्ट विलियम्स कॉलेज का संग्रह इसमें जुड़ा। ठीक है, 1841 में कहा चलता था? फोर्ट विलियम में। 1844 में कहा चलता था? मेटको भवन में स्थानांतरित किया गया। 1857 में यूरोपियों ने पुस्तकालय को सहायता देना बिल्कुल बंद कर दिया। और 1859 में कलकत्ता नगर पालिका द्वारा इसका संचालन शुरू हुआ। ये चीजें ध्यान रखनी है कि 1841 में फोर्ट विलियम कॉलेज में चलता था, 1844 में मेटको भवन में, 1857 में यूरोपियों ने इसमें सहायता करना बंद कर दिया था, और 1859 में कलकत्ता की जो नगर पालिका थी उसने इसका संचालन शुरू किया। 1890 की बात करें, देखो 1890 की बात करें, कलकत्ता म्युनिसिपल कमेटी ने संचालन अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, और प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता विपिन चंद्र पॉल को लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया। इन्होंने 18 माह बाद त्याग पत्र दे दिया। ये चीज ध्यान रखनी है 1890 वाली। पहला चरण हो जाता है खत्म। ठीक है, जहां तक इसका नाम था कलकत्ता लाइब्रेरी। अब आता है दूसरा चरण। ठीक है, दूसरा चरण में इसका नाम क्या हो जाता है? इंपीरियल लाइब्रेरी। ठीक है, अब यहां पर दो लाइब्रेरी का मिलान हुआ। ठीक है, तो यहां पर ये जो चरण चला 1891 से 1948, सेकंड चरण याद रख लेना कि 1891 से 1948 तक ये चरण चला। ठीक है, तो यहां पर जो लॉर्ड कर्जन की जो लाइब्रेरी थी, ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी जो स्थापना की थी 1891 में, और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836,
इन दोनों का मिलान कर दिया और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का नाम क्या कर दिया, इंपीरियल लाइब्रेरी कर दिया। 1891 में लॉर्ड कर्जन द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी की क्या की गई, स्थापना की गई। आपसे पूछेगा इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई, तो आप बता देना कि 1891 में की गई। और 1902 में देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है ना, उसको किसमें मिला दिया, इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला, दोनों मिला दिए 1902 में। कब मिला है, 1902 में। और 30 जनवरी 1903 को नई इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया गया। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि जनता के लिए इंपीरियल लाइब्रेरी को कब खोला गया। तो आपका आंसर आना चाहिए 30 जनवरी 1903। प्रथम लाइब्रेरियन की बात करें, इस इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन की बात करें तो जॉन मैकफार्लेन, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जॉन मैकफार्लेन। ठीक है, ये दूसरा चरण हो जाता है खत्म। अब बात करेंगे अपन तीसरे चरण की। देखो, इंपीरियल लाइब्रेरी से ये परिवर्तित हुआ किसमें, राष्ट्रीय पुस्तकालय में, यानी नाम चेंज हो गया। इसका जो नाम है वो क्या नाम हो गया, इसका नाम राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या हो गया, राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय तीसरा चरण 1948 से वर्तमान तक। देखो, 8 सितंबर 1948, 8 सितंबर 1948, ठीक है, एक एक्ट था, उस एक्ट का नाम इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1948। आपसे पूछेगा किस एक्ट के तहत इसका नाम बदलकर ये कर दिया, ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1948 के तहत कब, 8 सितंबर 1948 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता कर दिया। ध्यान रख लेना, 8 सितंबर 1948। 1951 की बात करें, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी ने राष्ट्रीय पुस्तकालय को बेलवेडियर भवन उपलब्ध करवाया। आपसे पूछेगा सन 1951 में डॉक्टर राजगोपालाचारी ने राष्ट्रीय पुस्तकालय को कौन सा भवन उपलब्ध करवाया, तो आपका ध्यान, आपको याद होना चाहिए बेलवेडियर भवन। ठीक है, आगे बात करते हैं 1 फरवरी 1953। 1 फरवरी 1953 भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसे संपूर्ण राष्ट्र के लिए खोल दिया गया। यह जरूर ध्यान रख लेना कि 1 फरवरी 1953, याद रखोगे, 1 फरवरी 1953 तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, संपूर्ण राष्ट्र के लिए खोल दिया। 1 जनवरी 1953 को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है, इसके जो प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे वो बने थे बीएस केशवन, याद रख लेना, राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम जो लाइब्रेरियन बने थे वो बीएस केशवन बने थे। तीसरा पॉइंट है पुस्तकालय की कार्य प्रणाली और तकनीकी जानकारी। कार्य दिवस की चर्चा कर लेते हैं। अब पुस्तकालय वर्ष में कितने दिन चलेगा, कि 362 दिन खुलेगा। ठीक है, 362 दिन पाठकों को सेवा प्रदान करेगा ये। 3 राष्ट्रीय अवकाश इसमें घोषित है। एक तो 26 जनवरी को नहीं खुलेगा, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को, यानी पाठकों के लिए ये बंद रहेगा इन दिन। ठीक है, तो 365 दिन है जिनमें 362 दिन पुस्तकालय चलेगा, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को बंद रहेगा। ये चीज ध्यान रख लेना, ये नेट में भी पूछी गई है। किसमें पूछी गई है, नेट के एग्जाम में भी पूछी गई है। पुस्तकों की संख्या शुरुआत में जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पास 68,000 पुस्तकें थी, वर्तमान में 22 लाख से अधिक दुर्लभ पुस्तकें पांडुलिपियां मौजूद है। यानी शुरुआत 68,000 से हुई, कितने हजार से, 68,000 से, और अभी
प्रेजेंट टाइम में 22 लाख प्लस इसके पास किताबें हैं। ठीक, अब आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय में वर्गीकरण के लिए कौन सी पद्धति, सूचीकरण के लिए कौन सी पद्धति का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सूचीकरण के लिए अपन बात करें, कैटलॉगिंग के लिए AACR2 का प्रयोग होता है और वर्गीकरण के लिए DDC का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विशेष शीर्षक के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्ट हेडिंग के लिए, तो यहाँ पर लाइब्रेरी कांग्रेस का 8 एडिशन का प्रयोग किया जाता है। लाइब्रेरी कांग्रेस के 8 एडिशन का प्रयोग किया जाता है। वर्गीकरण मैंने बता दिया था आपके लिए भाई, DDC का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इंपोर्टेंट जो बात आ रही है, भाषा प्रभाग, लैंग्वेज सेक्शन वाला देखेंगे, इसमें 14 भारतीय भाषा प्रभाग है, ये याद रख लेना। कितने? 14 भारतीय भाषा प्रभाग है। भारत भाषाओं में सबसे अधिक पुस्तकें बांग्ला की हैं। इसके अलावा कश्मीरी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, पारसी के दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ भी यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। ये 14 भारतीय भाषा प्रभाग है, अलग अलग भाषा 14, ये याद रख लेना। महत्वपूर्ण समितियां और प्रकाशन और तथ्य देखते हैं। देखो, रिची समिति अपन ने पढ़ी थी। इस समिति में संस्तुति की थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया जाए। ये रिची समिति ने सिफारिश की थी। समीक्षा समिति 1969 भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय द्वारा मई 1969 में डॉक्टर VS झा की अध्यक्षता में पुस्तकालय की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए समिति गठन की गई। INB, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। प्रथम राष्ट्रीय ग्रंथ सूची 1957 में इसी पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप पर क्वेश्चन। जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, सर्वप्रथम किसके द्वारा पब्लिश की गई या प्रकाशित की गई, तो आपका आंसर आना चाहिए कि राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा 1957। ठीक है, वेबसाइट लॉन्च अपन देखते हैं कि 22 जनवरी 2002 को पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल श्री वीरेन जैसा ने इसकी वेबसाइट लॉन्च की। आपसे डायरेक्ट पूछेगा वेबसाइट लॉन्च कब हुई, तो 22 जनवरी 2002 याद रख लेना। इसके ब्लॉग की बात करें, यह पुस्तकालय इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू नामक ब्लॉग को होस्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो ब्लॉग है उसका क्या नाम है, तो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू। ठीक है, उसे होस्ट कौन करता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय होस्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपके लिए 3 पॉइंट बताई अपने आप पर इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। 2026 में जो भी पेपर होंगे उनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तथ्य देख लेते हैं इसके। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम बिब्लियोथेक नेशनले दे फ्रांस। ब्रिटिश राज में 1919 में कलकत्ता में पुस्तकालय अध्यक्ष क्लब की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय तथ्य है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये याद रख लेना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। प्रमुख लाइब्रेरियन की सूची देखो, पहले जो लाइब्रेरियन है श्री जॉन मैकफार्लेन। ठीक है, 1901 से 1906 तक रहे थे, इंपीरियल लाइब्रेरियन के पहले लाइब्रेरियन थे। दूसरे नंबर पर श्री हरिनाथ डे, 1907 से 1911 प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन थे। तीसरे नंबर पर देखेंगे श्री जे चैपमैन, 1911 से 1930 तक लाइब्रेरियन थे। चौथे नंबर पर देखेंगे श्री के एस असदुल्ला, 1930 से 1947 तक, यानी इंपीरियल लाइब्रेरियन के क्या थे? लाइब्रेरियन। पांचवें नंबर पर श्री BS केशवन, स्वतंत्र भारत के पहले लाइब्रेरियन, 2 बार रहे। कितनी बार? 2 बार, ये याद रख लेना। 1948 से 63 तक रहे, 1970 से 71 तक, ये इंपॉर्टेंट है।
ये याद रख लेना, ठीक है, BS केशवन। 6 नंबर पर श्री YM मुल्ले 1963 से 67 किसके राष्ट्रीय पुस्तकालय के लाइब्रेरियन रहे थे। तो जे चैपमैन, KM असदुल्ला ये इंपीरियल लाइब्रेरियन थे, फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय के BS केशवन, ठीक है, 2 बार रहे थे 1948, 63, 70, 71। श्री DR कालिया 1967 से 70 तक राष्ट्रीय पुस्तकालय के। 8वें नंबर पर प्रो टी केसरी निवास 1980 में अयंगर, ठीक है। 9वें नंबर पर श्रीमती कल्पना दास गुप्ता 1983 से 95। फिर 10 नंबर पर आता है श्री TAV मूर्ति 1986 से 87, निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था इन्होंने। 11वें नंबर पर डॉक्टर R रामचंद्र 2001 से 2014। 12वें नंबर पर श्री HP गेदम, है ना, 2006 से 12 तक। और वर्तमान की बात करें तो लेटेस्ट डेटा के अनुसार डॉक्टर शिव प्रसाद सेनापति 2021 से 26 वर्तमान तक, वर्तमान में पुस्तकालय सूचना अधिकारी, ठीक है, प्रिंसिपल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में कार्यरत है डॉक्टर शिव प्रसाद सेनापति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपसे पूछेगा। डॉक्टर शिव प्रसाद याद रख लेना, ठीक है, 2026 तक का डेटा है। कहां तक का डेटा है? 2026 तक का डेटा है। तो ये अपना राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है कंप्लीट, ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है कंप्लीट। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करो कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। और इसके अलावा हमारी किताब भी आप ले सकते हो। ये ब्रह्मास्त्र किताब है, 499 इसकी प्राइस है। बाय पोस्ट डिलीवरी चार्ज में ही ऐड है और बाय पोस्ट आपके घर पे पहुंच जाएगी। और इसी किताब को मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए। अच्छी किताब है, शानदार किताब है, त्रुटि रहित किताब है। इससे बार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप सेट की तैयारी करो, नेट की तैयारी करो, ठीक है, या राजस्थान लाइब्रेरी की तैयारी करो, बिहार की तैयारी करो, ऑल इंडिया लेवल के जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो सबकी तैयारी के लिए किताब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये किताब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ले सकते हो, आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं, आप किताब ले सकते हो, किताब के आधार पर देखते देख के आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। चलो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।